हालांकि भविष्य में अगर मैं अपने राज्य को वसीयत में बदलना चाहता हूं, तो मुझे निश्चित रूप से गड़गड़ाहट की स्थिति की व्यापक समझ की आवश्यकता होगी। इस प्रकार अब से मुझे बरसात के दिन की तैयारी करनी होगी और गड़गड़ाहट की स्थिति को बेहतर ढंग से समझना होगा। पॉइंटर्स का आदान प्रदान जारी रहा। जितेंद्र शर्मा भी मंच से चले गए। वो वास्तव में पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के शीर्ष 100 प्रतियोगियों में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। उन्होंने तीक्ष्णता की अवधारणा, धातु की अवधारणा को समझ लिया था। सभी अवधारणाओं में तीक्ष्णता की अवधारणा निस्संदेह सबसे मजबूत में से एक थी। उसके हमले तेज और भयंकर थे और उसकी तलवार की तीक्ष्णता अद्वितीय थी। बहुत कम लोग उसकी तलवार की ताकत का सामना कर सकते थे। यहां तक कि अगर किसी का बचाव दृढ़ था, तब भी वो आसानी से उनमें एक छेद तोड़ सकता था। उसकी आभा एक बेहद तेज ब्लेड की तरह थी और उसने जो तलवार क्यों छोड़ी थी, उसने तलवार की तीक्ष्णता को पूरी तरह से प्रदर्शित किया था। वो तलवारबाज जिसने अपनी तलवार तकनीक के साथ हवा की स्थिति की निडर विशेषता को मिला दिया था, जितेंद्र शर्मा के खिलाफ केवल 15 चालों तक चलने में कामयाब रहा। बेशक ये दोनों पक्षों द्वारा अपनी ताकत को दबाने का परिणाम था। अगर वे पूरी ताकत से लड़ते तो वे बहुत लंबे समय तक टिके होते। निडर तलवार की हवा में छोटे छोटे छेद दिखाई दिए। फिर तलवार की हवा छोटे छोटे बवंडर में बिखर गई और अपनी सारी गति खो दी। बेशक ये दोनों पक्षों द्वारा अपनी ताकत को दबाने का परिणाम था। अगर वे पूरी ताकत से लड़ते तो वे बहुत लंबे समय तक टिके होते। भाई शर्मा, आप वास्तव में मजबूत हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। अगली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में आप शायद 10 रैंक तक बढ़ने में सक्षम होंगे। तलवारबाज सचिन कार्लसन, जिन्हें जितेंद्र शर्मा ने हराया था, ने प्रशंसा में कहा। जितेंद्र शर्मा को मन ही मन कुछ खुशी महसूस हुई। हालांकि वो फिर भी विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, भाई वो बहुत दयालु है। आपकी हवा की स्थिति अद्वितीय है। ये 3 साल पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। यदि आप अपनी तलवार तकनीक में हवा की एक विशेष विशेषता को शामिल कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक मैच नहीं होऊंगा। सचिन कार्लसन ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और कहा, भाई वो मेरे बारे में बहुत ऊंची बातें करता है। आपकी हवा की स्थिति बहुत ही अनोखी है। ये 3 साल पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। यदि आप अपनी तलवार तकनीक में हवा की एक विशेष विशेषता को शामिल कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए एक मैच नहीं होऊंगा। सचिन कार्लसन ने मुट्ठी को सलामी दी और कहा, एक विशेष विशेषता को शामिल करना पहले से ही काफी मुश्किल है। अगर मैं एक और विशेष विशेषता को शामिल करना चाहता हूं, तो मुझे एक और उच्च रैंक वाली तलवार तकनीक ढूंढनी होगी। उस समय यदि भाई शर्मा के पास एक अच्छी तलवार तकनीक है, तो आप इसे मेरे साथ बदल सकते हैं। निश्चित रूप से। वे दोनों पीछे हट गए। सभा में इस बिंदु पर अधिकांश लोगों ने पहले ही चालों का आदान प्रदान कर लिया था। कुछ लोग चंचल को देखे बिना नहीं रह पाए। वे सुप्रीम स्काई संप्रदाय के स्वर्ग की गौरवान्वित बेटी थीं। 16 वर्ष की उम्र में वे 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में शीर्ष 50 में रैंक करने में सफल रहीं। अब जबकि एक और साल बीत चुका था, तो कौन जानता था कि वो कितनी मजबूत हो गई थीं। उन्होंने कहा, मैं मोहन वर्मा हूं। मैं मिस चंचल से मार्गदर्शन लेना चाहता हूं। अंत में कोई अब इसे पकड़ नहीं सकता था। उसने आगे बढ़कर चंचल के साथ चाल का आदान प्रदान करने का अनुरोध किया। इस समय मोहन वर्मा बहुत घबराए हुए थे। दूसरा पक्ष ग्रेट जिन राज्य के 10 महान संप्रदायों में से एक सुप्रीम स्काई संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का अंतिम शिष्य था। वो महान जिन राज्य और यहां तक कि पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध थी। वो मोहन वर्मा के घेरे से बिल्कुल अलग थी। यहां उससे मिलने में सक्षम होना एक पूर्ण संयोग था। मोहन वर्मा को इस बात की चिंता थी कि चंचल उनकी ताकत को हेय दृष्टि से देखेंगी और निमंत्रण को अस्वीकार कर देंगी। चंचल की आभा असाधारण थी। उसने अपने परी जैसे चेहरे पर एक कोमल मुस्कान प्रकट की। उसने धीरे से कहा, मैं मार्गदर्शन मांगने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि हमारे लिए चालों का आदान प्रदान करना संभव है। अप्रत्याशित रूप से चंचल इतनी आसानी से सहमत हो गई। उपस्थित कुछ किसान अफसोस महसूस किए बिना नहीं रह पाए। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे पहले चंचल को आमंत्रित करते। अब जबकि मोहन वर्मा ने पहल की थी, तो वे केवल बगल से ही देख सकते थे। मोहन वर्मा मन ही मन खुश हो गए। उन्होंने मुट्ठी भर की सलामी ली और कहा, मिस चंचल कृपया। जितेंद्र शर्मा और सचिन कार्लसन के बीच की लड़ाई ने इस सभा के माहौल को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। चंचल के एक कदम उठाने के साथ सभा का असली चरमोत्कर्ष आने वाला था। चौथी मंजिल पर दीवार के खिलाफ बैठे विभिन्न देशों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने अपना ध्यान बीच में 2 लोगों पर केंद्रित किया,
वे उन पर से अपनी आंखें नहीं हटा सकते थे। उन्होंने अपनी सांसें भी रोक लीं। अर्जुन देव भी इसका अपवाद नहीं थे। उन्हें ग्रेट जिन राज्य की स्वर्ग की गौरवान्वित बेटी चंचल में बहुत दिलचस्पी थी। वो देखना चाहते थे कि ग्रेट जिन राज्य की इस प्रतिभा में इतना खास क्या था। मोहन वर्मा की ताकत को सबने अपनी आंखों से देखा था। वो उन कुछ काश्तकारों में से एक थे जो अपनी स्थिति को समझ सकते थे। अब वो चंचल के साथ चालों का आदान प्रदान करने के लिए योग्य था। वे दोनों एक दूसरे को प्रणाम किए और धीरे धीरे खड़े हो गए। मोहन वर्मा ने चंचल के खिलाफ पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी पीठ पर मोटी कृपाण निकाली और अपनी आग की स्थिति को सक्रिय कर दिया। मोहन वर्मा के सिर के ऊपर एक खूंखार जानवर बन गया। आग की स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई थी। तुरंत जगह गर्म हो गई और हवा शुष्क हो गई। हा! मोहन वर्मा की कृपाण ने आगे बढ़ते हुए एक असीम लौ को आगे बढ़ाया। उसके आने से पहले उसके ऊपर का क्रूर जानवर पहले ही उस पर टूट पड़ा था। ये क्रूर जानवर आग की शुद्ध अवस्था से बना था। ये असाधारण रूप से शक्तिशाली था। आमतौर पर यहां तक कि एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग को भी अपने हमले का सामना करने पर पीछे हटना पड़ता था। चंचल के सुंदर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। अच्छा समय। बूम! चंचल ने अपने लिली सफेद हाथों को मुट्ठी में बांध लिया। जब उसने क्रूर जानवर को उस पर हमला करते देखा तो वो पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का मारा। सुबह की रोशनी का एक धब्बा उसकी मुट्ठी पर फट गया। ये दिन निकलने से पहले अंधेरे को तोड़ते हुए उगते सूरज के प्रकाश की तरह था। ये दीदीप्यमान और चकाचौंध था। बढ़ती ऊर्जा मुट्ठी के साथ एक साथ फट गई। क्रूर ज्वाला जानवर को तुरंत अनगिनत चिंगारियों में विस्फोट कर दिया गया। इससे पहले कि भारी ऊर्जा खत्म हो जाए, वो मोहन वर्मा की ओर बढ़ गई जो पीछे चल रहे थे। मोहन वर्मा के भाव थोड़े बदल गए। वो जल्दी से रुक गया और अपने पैर जमीन पर टिका दिए। उसने अपनी आभा को संघनित किया और अपने शरीर में सारी ऊर्जा प्रसारित की। फिर उसने मुट्ठी की हवा को चकनाचूर करने के लिए अपनी कृपाण निकाली। मुट्ठी की हवा से प्रकाश की किरणें फैलीं, जिससे चौथी मंजिल के विशाल स्थान में प्रकाश के चमकदार और पारभासी कण बने। चंचल ने हवा में छलांग लगाई और आक्रमण करने की पहल की। उसने मोहन वर्मा पर एक और मुक्का मारा। मुट्ठी की हवा पर सुबह की रोशनी चकाचौंध और चमकदार थी। फीकी सुनहरी लकीर ने चंचल की अति सुंदर आकृति को एक फीकी चमक दे दी। वो गरिमापूर्ण, दिव्य और अत्याचारी लग रही थी। ये कल्पना करना कठिन था कि एक अलौकिक आभा वाली इतनी सुंदर लड़की इतनी मजबूत और अत्याचारी आभा दे सकती है। बैंग बैंग बैंग! मोहन वर्मा ने अपनी आग की स्थिति को अपनी सीमा तक बाहर निकाला। उसकी कृपाण की रोशनी नृत्य कर रही थी जब उसने आकाश से उतरने वाली मुट्ठी की हवा को रोकने की पूरी कोशिश की। चंचल ने अपने राज्य का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने केवल अपने विशाल सार और क्रूर और अत्याचारी मुट्ठी हवा का उपयोग किया। चंचल ने हवा में एक के बाद एक पंच भेजे। सुबह की रोशनी लगातार खिलती रही, जिससे मोहन वर्मा को कदम दर कदम पीछे हटना पड़ा। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो लड़ाई लड़ सके। बैंग! मोहन वर्मा की कृपाण पर एक और हवा आई और रोशनी फट गई। मोहन वर्मा 5 कदम पीछे गिर गए और उनका रंग थोड़ा फीका पड़ गया। ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। मोहन वर्मा के पास लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। मोहन वर्मा ने आग की स्थिति को तितर बितर कर दिया और कृपाण को म्यान कर लिया। वो फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, मैं हार गया। सुप्रीम स्काई संप्रदाय की मॉर्निंग सन फिस्ट 30 तासवान ने वास्तव में अपने नाम पर खरी उतरी। चंचल धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसने तुरंत अपनी मजबूत आभा वापस ले ली। वो धीरे से मुस्कुराई और कहा, मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। शीर्ष 100 में भाग लेने वाले प्रतिभागी वास्तव में शीर्ष विशेषज्ञ हैं। शीर्ष 100 और शीर्ष 50 के बीच एक बड़ा अंतर है। जितेंद्र शर्मा और चंचल के बीच की खाई अभी भी बहुत स्पष्ट है। 50 पहले ही इतने मजबूत हैं तो शीर्ष 10 कितने मजबूत हैं। अब महाद्वीप में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। उन्होंने कहा, वास्तव में मोहन वर्मा हमारे बीच शीर्ष 10 में स्थान पाने के लिए योग्य है। हालांकि चंचल ने अपनी आधी ताकत का भी उपयोग नहीं किया और फिर भी वो मोहन वर्मा को उस बिंदु तक मजबूर करने में कामयाब रहीं कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर सके। दोनों के बीच हुई बातचीत से भीड़ में भारी हड़कंप मच गया। उन सभी ने आह भरी कि चंचल कितना मजबूत था। अब मोहन वर्मा से कोई ईर्ष्या नहीं करता था। वो चंचल से लड़ने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। एक लड़की द्वारा दबाया जाना बहुत शर्मनाक था।
सभी की आश्चर्यचकित निगाहों से पहले चंचल ने मुस्कुराते हुए अर्जुन देव को आमंत्रित किया। सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, हम पॉइंटर्स का आदान प्रदान कैसे करें? चंचल ने जैसे ही ये बात कही, सभी को लगा कि ये अविश्वसनीय है। अप्रत्याशित रूप से चंचल ने अर्जुन देव को पॉइंटर्स एक्सचेंज करने के लिए आमंत्रित करने की पहल की। वो अर्जुन देव को अधिक आंकना था। हालांकि अर्जुन देव बहुत मजबूत थे, लेकिन भीड़ में सबसे मजबूत नहीं थे। सबसे अच्छा वो शीर्ष 10 में रैंक कर सकता है। इसके अलावा दोनों की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। एक महाद्वीप के सबसे मजबूत राष्ट्र महान जिन राष्ट्र के शीर्ष 10 महान संप्रदायों के संप्रदाय गुरु का अंतिम शिष्य था। दूसरा महान किन राष्ट्र का शिष्य था। चाहे कुछ भी हो, आमंत्रित करने की बारी अर्जुन देव की नहीं होनी चाहिए थी। सभी को लगा कि ये अजीब है। उनके आश्चर्य में ईर्ष्या का एक निशान भी था। ये विशेष रूप से जितेंद्र शर्मा के लिए था। उसके चेहरे पर अहंकारी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई थी। लानत है, यहां तक कि अगर वो आमंत्रित करना चाहते हैं तो उन्हें मुझे आमंत्रित करना चाहिए था। इस अर्जुन देव के पास चंचल को आमंत्रित करने के लिए क्या योग्यता है? जितेंद्र शर्मा ने मन ही मन गुस्से में सोचा। ईमानदारी से कहूं तो अर्जुन देव भी थोड़ा हैरान थे। चंचल ने जो ताकत दिखाई थी, उसके आधार पर उसे अपने इरादे का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मोहन वर्मा को अपने ओजस्वी और दबंग सार से हराया था। अर्जुन देव जानते थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, खासकर इस तरह की लड़ाई में जहां उनकी ताकत सीमित थी। यदि ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी तो उसके पास दोनों पक्षों को पीड़ित करने का मौका हो सकता था। अर्जुन देव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ पॉइंटर्स का आदान प्रदान है, मैं तुम्हारा मैच नहीं हूं। इसके अलावा ये अर्थहीन है। मोहन वर्मा की मॉर्निंग सन फिस्ट के सामने अगर वो बिना किसी संदेह के हमला नहीं करते तो वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाते। उनका अंत मोहन वर्मा से बेहतर नहीं होगा। ऐसा एक तरफा स्पर अर्थहीन था। इससे मार्शल आर्ट की समझ में बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती थी। इसलिए अर्जुन देव इसे स्वीकार करने की जहमत नहीं उठा सकते थे। जब जितेंद्र शर्मा ने यह सुना तो उन्होंने जल्दी से कहा, चूंकि भाई श्याओ स्वीकार करते हैं कि वो हीन है तो चलो इसके बारे में भूल जाते हैं। मिस चंचल। हालांकि चंचल ने जितेंद्र शर्मा को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अर्जुन देव की ओर देखा, गहरी सोच में। अर्जुन देव ने केवल इतना कहा कि वो पॉइंटर्स के आदान प्रदान में उससे कमतर थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी ताकत उनसे कमतर थी। दूसरे शब्दों में उसने महसूस किया कि ये जगह बहुत छोटी है और वो बिना किसी संदेह के लड़ नहीं सकता था। जब बगल में मौजूद जितेंद्र शर्मा ने देखा कि चंचल अर्जुन देव को देख रहे हैं और उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो उन्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि उसने बहुत सारा चेहरा खो दिया है। अर्जुन देव के लिए जितेंद्र शर्मा के दिल में नफरत गहरी होने से खुद को रोक नहीं सकी। ये आदमी उसे बार बार शर्मिंदा करता रहा। भविष्य में उन्हें अपने साथ स्कोर बराबर करने का अवसर खोजना था। बैंग। जितेंद्र शर्मा जैसे ही सोच रहे थे, छत में अचानक एक बड़ा छेद दिखाई दिया। चंचल उड़ गया था। सभी की चौंकाने वाली निगाहों से पहले अर्जुन देव ने छत में एक बड़ा छेद कर दिया। सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। क्या आप अभी भी ऊपर आने की हिम्मत करते हैं? छत से चंचल की मधुर आवाज आई। अर्जुन देव ने मन ही मन मुस्कुराया। इस लड़की की न केवल उच्च साधना है बल्कि वो बहुत बुद्धिमान और सीधी भी है। यदि वो लड़ना चाहती थी तो वो रेस्टोरेंट में छेद करने में संकोच नहीं करती, इस बात की परवाह नहीं करती कि दूसरे क्या सोचते हैं। अर्जुन देव ने ऐसे किरदार की काफी प्रशंसा की। चूंकि वो लड़ना चाहती है तो चलो लड़ते हैं। बैंग। बैंगनी रोशनी की एक किरण जमीन से आकाश में उड़ गई। तुरंत सभी के सिर के ऊपर एक और बड़ा छेद दिखाई दिया। सूर्य के प्रकाश की एक किरण चमक उठी और अर्जुन देव उसके पीछे चल पड़े। मैं अब समझ गया, इसलिए वे एक बड़ी लड़ाई चाहते हैं। ये जगह बहुत छोटी है और वे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा, चूंकि चंचल ने अर्जुन देव को इस तरह से आमंत्रित करने की हिम्मत की, इसलिए शायद अर्जुन देव जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। हा, देखने के लिए कोई अच्छा शो हो सकता है। चलो चलो अभी बाहर चलते हैं। काश्तकारों का एक समूह उत्साह से खिड़की से बाहर उड़ गया और एक अच्छा सुविधाजनक स्थान खोजने की उम्मीद में सड़क पर अन्य इमारतों में कूद गया। उन्होंने कहा, यंग मास्टर शर्मा, हम भी बाहर जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? रजनी ने जितेंद्र शर्मा से धीरे से पूछा। जितेंद्र शर्मा इस समय बेहद उदास महसूस कर रहे थे। हालांकि उसने रजनी के सामने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार दूसरा पक्ष कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ उसके मालिक ने भी ओवरबोर्ड जाने की हिम्मत नहीं की। उस मामले में मिस रजनी, आप पहले जाएं, मैं जल्द ही पकड़ लूंगा। जितेंद्र शर्मा शर्मिंदगी से मुस्कुराए।
जल्द ही केवल जितेंद्र शर्मा ही विशाल चौथी मंजिल पर रह गए, जो बीच में एक टेबल पर अकेले बैठे थे। जितेंद्र शर्मा मूल रूप से इस महफिल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। ये विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि उन्होंने चंचल को आमंत्रित किया था। भविष्य में उनकी प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ेगी। हालांकि चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थी, मुख्य पात्र के रूप में पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर। इसके बजाय उन्होंने किसी और के लिए दहेज बना दिया था, जिससे अर्जुन देव ध्यान का केंद्र बन गए थे। जितेंद्र शर्मा को भुला दिया गया। बैंग! जितेंद्र शर्मा ने अपनी हथेली से अपने बगल की कुर्सी को तोड़ दिया। उसकी आंखों में एक भयावह रोशनी चमक उठी, क्योंकि उसने मन ही मन सोचा, मैं बाहर जाऊंगा और देखूंगा। मुझे उम्मीद है कि चंचल कोई दया नहीं दिखाएंगे और सबके सामने अर्जुन देव को शर्मिंदा करेंगे, ताकि मैं अपना गुस्सा निकाल सकूं। जिस रेस्टोरेंट में ये सभा आयोजित की गई थी, वो पूरे ग्रीन विंड द्वीप में सबसे हलचल वाला रेस्टोरेंट था। ये शहर के सबसे हलचल वाले इलाके में भी स्थित था। सवाना राजा के खजाने के कारण ग्रीन विंड द्वीप में आने वाले काश्तकारों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। जब अर्जुन देव और चंचल छत पर प्रकट हुए तो उन्होंने तुरंत नीचे कई काश्तकारों का ध्यान आकर्षित किया। जैसे जैसे विभिन्न राष्ट्रों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं रेस्टोरेंट में दिखाई दीं, उन्होंने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले कि उन दोनों ने लड़ाई शुरू की, रेस्टोरेंट के नीचे की सड़कें पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। लोग लगातार समान ऊंचाई की आसपास की इमारतों से उड़ रहे थे, ये देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। ये दो लोग कौन हैं? वे इतने सारे लोगों को क्यों आकर्षित कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं उनमें ग्रेट चू नेशन के मोहन वर्मा को देखता हूं। महान जिया राष्ट्र की तलवार पागल सचिन कैल्सन भी वहां है। शैडोलेस तलवार लियू श्याओ हे भी वहीं हैं। हेवनली स्वॉर्ड गेट के जितेंद्र शर्मा भी वहां हैं। जमीन पर मौजूद लोगों ने चर्चा की। हालांकि उन्हें लगा कि इन दो लोगों की पहचान सरल नहीं है, लेकिन वे विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। हालांकि वे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वे कौन हैं। जब किसी ने चंचल का खूबसूरत चेहरा देखा तो वे शौक से चिल्लाए, चंचल! वो है सुप्रीम स्काई संप्रदाय का चंचल, वो महान जिन राष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध उभरती प्रतिभाओं में से एक हैं। वो 16 साल की उम्र में मार्शल किंग के रूप में आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से वो ग्रीनविंड आइलैंड में भी आ गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतनी सारी उत्कृष्ट प्रतिभाओं का ध्यान आकर्षित किया। तो वो लड़की चंचल है। हालांकि वो आदमी कौन है? चंचल से लड़ने के लिए उसे काफी मजबूत होना चाहिए। अपनी पोशाक के अनुसार वो ग्रेट किन नेशन के सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव की तरह लगता है। उसके लिए चंचल का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे असली सौदा होना चाहिए। हालांकि भले ही वो व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन हो, फिर भी वो चंचल की ताकत और प्रसिद्धि से बहुत दूर है। जमीन पर मौजूद लोगों को आखिरकार अर्जुन देव और चंचल की पहचान समझ में आ गई। लड़ाई में उनकी रुचि बढ़ने से खुद को रोक नहीं सकी। छतों पर लगभग सभी स्थान जो खड़े हो सकते थे भर गए। चंचल ने अर्जुन देव की ओर देखा और उनके असाधारण चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसने धीरे से कहा, सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, क्या आप अब संतुष्ट हैं? अर्जुन देव ने अपने शांत चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, बस मुझे अर्जुन देव कहो। हर बार व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंचल ने थोड़ा सिर हिलाया और अर्जुन देव का नाम कई बार दोहराया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको भविष्य में अर्जुन देव कहूंगा। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन शब्द जोड़ना अधिक प्रभावशाली लगता है। हा, ये लड़ने का समय है। मुझे निराश मत करो व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन। चंचल धीरे से मुस्कुराया और जमीन से धक्का दे दिया। उसका आदर्श आकृति हवा में दिखाई दी जब उसने अपनी नाजुक उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया। बूम! आकाश में एक चमकदार रोशनी फट गई। एक क्रूर और अत्याचारी मुट्ठी प्रकाश से अर्जुन देव की ओर उड़ गया। अर्जुन देव के पीछे आकाश में असीम बादल तेजी से मंथन कर रहे थे। जब अर्जुन देव ने अपनी शक्ति की एक कच्च से भरी गड़गड़ाहट को अपनी सीमा तक फैलाया तो दबी हुई गड़गड़ाहट की गर्जना हुई। तोड़ दो! जैसे ही बिजली का एक झटका उतरा, अर्जुन देव ने तुरंत अपनी चंद्र छाया कृपाण खींची और आने वाली मुट्ठी की रोशनी को आधा कर दिया। 2 कांटेदार मुट्ठी माली हवाएं अर्जुन देव के कंधों को पार कर गईं। छत में 2 बड़े छेद दिखाई दिए और टाइलों के टूटने की आवाज लगातार सुनाई दी। बूम बूम बूम! चंचल का शरीर एक चमकदार प्रकाश से चमक रहा था। ये सुबह के सूरज की तरह था जो अंधेरे से बाहर निकल रहा था। प्रकाश की किरणें फट गईं और तीव्र मुट्ठी हवाएं तीव्रता से घूमीं। मुट्ठी की हवाएं अर्जुन देव पर उड़ते तोप गोले की तरह थीं। प्रत्येक हमला पहले की तुलना में तेज था और उनके द्वारा किया गया बल पहले की तुलना में अधिक मजबूत था। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए। वो छत पर मजबूती से खड़ा था, बिल्कुल भी नहीं हिला। वो इस समय पीछे नहीं हट सकता था, अन्यथा अगर वो ऐसा करता तो बाढ़ जैसे हमले अंतहीन रूप से आते। अर्जुन देव का हृदय स्थिर पानी की तरह शांत था जब वो लगातार कृपाण को निष्पादित कर रहा था।
हर बार जब वो अपनी कृपाण घुमाता था तो ये बिजली के एक बोल्ट की तरह चमकता था, मुट्ठी की हवाओं को आधा में काट देता। छत के ऊपर हवा में निडर मुट्ठी हवाएं गरजती रहीं। कभी कभी मुट्ठी की हवाओं से प्रकाश फट जाता था। विशाल छत तुरंत छिद्रों से छलनी हो गई। हवा के झोंके उबल गए, जिससे टाइलों के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। चंचल ने हवा में एक चमकदार सुनहरी रोशनी दी। वो आकाश में एक छोटे सूरज की तरह लग रहा था। जब भीड़ ने उसकी ओर देखा तो उन्हें हल्का दर्द महसूस हुआ। सुप्रीम स्काई संप्रदाय की मॉर्निंग सन फिस्ट वास्तव में शक्तिशाली है। बस सर्जिंग एसेंस का उपयोग करके ये इतनी ताकत प्रदर्शित कर सकता है। अगर वो अपने राज्य को प्रभावित करता है तो ये कितना मजबूत होगा। हालांकि ये व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन काफी मजबूत है। उसके पास स्पष्ट रूप से गड़गड़ाहट की एक छोटी पूर्णता स्थिति है, लेकिन उसकी शक्ति एक महान पूर्णता राज्य से भी अधिक क्रूर है। हर कृपाण हड़ताल एक पल में मैक 3 तक पहुंच गई। अपने राज्य के समर्थन से वो वास्तव में मॉर्निंग सन फिस्ट के निरंतर हमलों को रोकने में सफल रहे। तीव्र लड़ाई को देखकर कुछ अधिक अनुभवी काश्तकारों ने इस पर टिप्पणी की। तोड़ दो। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण घुमाई और एक और मुट्ठी की हवा को आधा काट दिया। उसके पैर बिल्कुल भी नहीं हिले। वो छत पर जड़ वाला एक विशाल पेड़ की तरह था। हू ची। बस इसी समय आकाश में चकाचौंध करने वाली आकृति अचानक चमकी और शून्य में गायब हो गई। प्रकाश के गायब होते ही चंचल की उत्कृष्ट आकृति भी गायब हो गई। वो अत्याचारी आभा भी तुरंत गायब हो गई। ये ऐसा था जैसे चंचल हवा में गायब हो गया हो। ये बहुत अजीब था। अर्जुन देव के हाव भाव बदले बिना नहीं रह सके। उसने अपनी टकटी उसके सामने केंद्रित की। कृपाण की मूठ को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर उसने अपनी कलाई को घुमाया और उसे आगे बढ़ाया। कृपाण की नोक पर एक काली रोशनी चमकी। बर्फ की तरह सफेद कृपाण तुरंत पिच ब्लैक हो गई। स्वर्गीय हथियार फिर से प्रकट हुआ। अर्जुन देव के एक विचार के साथ उनके शरीर का सारा सार कृपाण में बह गया। 6 मीटर लंबी कृपाण रोशनी तुरंत बन गई। अर्जुन देव चिल्लाए और चंद्र छाया कृपाण को आगे बढ़ाया, जैसे कि वो अंतरिक्ष में छेद करना चाहते थे। बहुत अच्छा, आपने मेरी दिशा का सही अनुमान लगाया। अब देखते हैं कि आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं या नहीं। उसके सामने की जगह से एक मधुर आवाज आई। बूम! अचानक अर्जुन देव के सामने अंतरिक्ष में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। प्रकाश में एक मुट्ठी की हवा फट गई, जिसमें एक घना सार था, जैसे कि ये चंद्र छाया कृपाण की नोक की ओर बढ़ रहा था। बैंग बैंग बैंग! 2 बेहद शक्तिशाली ताकतों में विस्फोट हो गया, जिससे रेस्टोरेंट की पूरी छत उड़ गई। अनगिनत टाइलें और लकड़ी की छीलन आकाश में उड़ते हुए भेजी गईं। अर्जुन देव ने कृपाण से एक विशाल और शुद्ध शक्ति को महसूस किया। इस बल में कोई विशेषता नहीं थी, इसमें केवल एक अत्यंत अत्याचारी आभा थी। ये उसकी बाह में मेरिडियन के माध्यम से उत्पात मचाता। भले ही अर्जुन देव ने ड्रैगन टेंडन टाइगर बोन की खेती की थी, फिर भी ये उनके मेरिडियन को छेद देता था, जिससे उन्हें दर्द महसूस होता था। अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और एक विचार के साथ उसके डेंटियन में बैंगनी क्यू भंवर तेजी से घूम गया। क्यू भंवर में बैंगनी सार तरल धाराओं में बदल गया और उसके शरीर में मेरिडियन से उसकी दाहिनी बाह में बह गया। पुची! सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट के माध्यम से तोड़ने के बाद अर्जुन देव के सार की शुद्धता और भंडारण 2 गुना हो गया था। एक विचार के साथ वो तुरंत बड़ी मात्रा में सार इकट्ठा कर सकता था। अनगिनत बैंगनी धाराएं एक साथ मिल गईं और उस प्राइमल क्यू को खा गईं, जैसे कि ये कुछ भी नहीं था। बढ़ता हुआ सार धीमा नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बार फिर स्वर्गीय हथियार चंद्र छाया में बढ़ गया। पिच ब्लैक कृपाण पर मूल रूप से मंद कृपाण प्रकाश एक बार फिर से जगमगा उठा। अर्जुन देव ने चंचल की आभा को पछाड़ देने के बाद अर्जुन देव ने उनकी जीत का फायदा उठाया। उसके माथे पर लाल रंग का सिंहासन तुरंत नरसंहार की स्थिति में विलीन हो गया। तुरंत गड़गड़ाहट की निडर स्थिति ने क्यू को अजेय मार डाला। नरसंहार की स्थिति और गड़गड़ाहट की स्थिति एक बार फिर विलीन हो गई। तोड़ो! अर्जुन देव चिल्लाया और ऊपर के गड़गड़ाहट के बादल में गड़गड़ाहट हुई। कृपाण की रोशनी टूट गई और चंचल को पीछे धकेल दिया। चंचल ने अपने सुंदर चेहरे पर हल्के से आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। हालांकि आश्चर्य से अधिक आश्चर्य था। उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की और कहा, अप्रत्याशित रूप से आपने एक और राज्य को छिपाया। हालांकि मॉर्निंग सन फिस्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, तितर बितर हो जाओ। बूम बूम बूम!
जैसे ही चंचल पीछे हटी, उसके पीछे एक धुंधली मॉर्निंग चमक दिखाई दी। उन्होंने मॉर्निंग चमक में 3 बार मुक्का मारा। इन 3 मुक्कों ने एक चमकदार प्रकाश दिया और बहुत अत्याचारी थे। मॉर्निंग चमक के बैप्टिज्म के तहत उनकी आभा आगे बढ़ गई। अर्जुन देव का 2 राज्यों का संलयन और स्वर्ग रैंक वाले स्पिरिट वेपन कृपाण क्यू की अद्वितीय शक्ति इन 3 मुक्कों के नीचे ढह गई। मॉर्निंग सन, ये मॉर्निंग सन की ताकत होनी चाहिए। क्या अत्याचारी मुट्ठी तकनीक है। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। फिर उसने एक तैरती हुई टाइल को धक्का दिया और निकाल दिया। अर्जुन देव चंचल का पीछा कर रहा था। मुट्ठी की हवाएं क्रूर थीं। वो केवल करीबी मुकाबले में ही मौका दे सकता था। धुंधली मॉर्निंग चमक में अर्जुन देव और चंचल के आंकड़े लगातार चमकते रहे। मॉर्निंग चमक से जोर जोर से चिल्लाने लगे। बीच बीच में रोशनी फट जाती थी और बिजली चमकती थी। दोनों तेजी से आगे बढ़े, घूसे और कृपाण हमलों का आदान प्रदान किया। पलक झपकते ही उन्होंने 100 चालें आदान प्रदान कर ली थीं। तीव्र हवाओं के बीच अर्जुन देव ने अपनी अपराजित स्थिति को बनाए रखा। नरसंहार की स्थिति से प्रभावित कृपाण क्यूई दूसरे पक्ष के घूंसे के जाल को भी फाड़ सकता है, जिससे कुछ खतरा पैदा हो सकता है। जितेंद्र शर्मा को जिस दृश्य का अनुमान था चंचल द्वारा अर्जुन देव को अपमानित किया जाएगा, वो दिखाई नहीं दिया। इसके बजाय दोनों समान रूप से मेल खाते थे, विजेता का निर्धारण करने में असमर्थ थे। व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन वास्तव में मजबूत है। इस हद तक प्रसिद्ध चंचल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वो काफी अविश्वसनीय है। वास्तव में मॉर्निंग सन फिस्ट मुट्ठी के बीच एक दुर्लभ सर्वोच्च अत्याचारी मुट्ठी है। ये पहले से ही हेवन रैंक फिस्ट तकनीक के बहुत करीब है। चंचल के लिए सुबह की चमक की शक्ति का उपयोग करना बहुत अच्छा है। अगली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में ये सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन शीर्ष 100 में जगह बना सकता है। जितेंद्र शर्मा ने जब लोगों को अर्जुन देव की तारीफ करते हुए सुना तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया। ये सब उसके साथ होना चाहिए था, हालांकि अब अर्जुन देव ने इसे छीन लिया। बैंग! आकाश में सुबह की चमक बिखर गई और अर्जुन देव और चंचल की आकृतियां भीड़ के सामने फिर से प्रकट हो गईं। दोनों पर कुछ चोटें आई थीं। हालांकि वे सभी सतही घाव थे। जाहिर है दोनों पीछे हट गए थे। ये सिर्फ पॉइंटर्स का आदान प्रदान था। मौत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। चंचल हमा में खड़ी थी। उसके सुंदर चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, चलो इसे ड्रॉ मानते हैं। व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन, यदि आपके पास भविष्य में समय है तो आप मेरे साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान करने के लिए सुप्रीम स्काई संप्रदाय में आ सकते हैं। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं अगली बार तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करवा दूंगा। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। देखने से दोनों वाकई ड्रॉ पर थे। हालांकि अर्जुन देव को पता था कि उनके प्रतिद्वंदी ने अभी तक अपने राज्य का उपयोग नहीं किया। भले ही उन्होंने दोनों राज्यों का उपयोग किया था, फिर भी उन्हें पूर्ण लाभ नहीं था। ये कहना कि ये ड्रॉ है, चंचल का फायदा उठाना होगा। अर्जुन देव को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए वो जल्दी से वहां से चले गए। जैसे ही चंचल ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा, वो खुद से बुदबुदाया, फर्स्ट मार्शल अंकल ने मुझे कहा कि जब मैं बाहर आऊं तो विभिन्न देशों की प्रतिभाओं पर ध्यान दें। इस अर्जुन देव को आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मिस चंचल, क्या आप ठीक हैं? यदि आप हैं तो मैं आपके साथ बाद में डे ब्रेक फ्लावर की खबर पर विस्तार से चर्चा करूंगा। अर्जुन देव की तरफ से हंसी आ गई। ये जितेंद्र शर्मा थे जो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उड़ रहे थे। चंचल ने अपनी निगाहें हटा लीं और धीरे से मुस्कुराईं। उन्होंने जवाब दिया, यंग मास्टर शर्मा की चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ एक छोटी सी चोट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चंचल का लहजा बहुत सरल था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान कम नहीं हुई। उनका लहजा बहुत विनम्र और विनीत था। हालांकि जितेंद्र शर्मा को दोनों के बीच दूरी महसूस हुई। जितेंद्र शर्मा इस दूरी को तोड़ना चाहते थे। हालांकि हर बार जब चंचल विनम्रता से बोलते थे तो दूरी धीरे धीरे पहले वर्ग में लौट आती थी। जितेंद्र शर्मा के करीब आने की कोशिशें बेकार रहीं। दोनों आसमान से उतरे और रेस्टोरेंट में लौट आए। जितेंद्र शर्मा ने उदारपूर्वक रेस्टोरेंट के सभी नुकसान का भुगतान किया। इस सभा में शामिल होने वाले किसान भी उतरे। कुछ विनम्र शब्द कहने के बाद उन्होंने अपनी छुट्टी ले ली। जितेंद्र शर्मा इस बात से नाराज थे कि उन्होंने किसी और के लिए शादी की ड्रेस बनाई। गनीमत रही कि चंचल अभी तक नहीं गए। अगर वो चंचल के साथ संबंध बना सकता है तो जो कुछ भी हुआ है वो कुछ भी नहीं होगा। ये सोचकर जितेंद्र शर्मा ने लोहे को गर्म होने पर प्रहार किया। उन्होंने कहा, मिस चंचल, नीचे एक निजी कमरा है, चलो अब चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। चंचल ने थोड़ा भौहें चढ़ा ली। उसके सुरुचिकर चेहरे पर घृणा का भाव चमक उठा। उसने उदासीनता से कहा, चलो रात में इसके बारे में बात करते हैं, मैं अब थोड़ा थक गया हूं।
शहर के एक और रेस्टोरेंट में अर्जुन देव के 4 लोगों के समूह ने रहेजा के कनेक्शन की बदौलत पूरे शहर में एक खाली कमरा ढूंढना मुश्किल था। ऐसी स्थिति में 3 स्वर्ग श्रेणी के कमरों की व्यवस्था करने में कामयाब हो गए। समूह एक चाय की मेज पर बैठा और रहेजा ने चाय की एक चुस्की ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई अर्जुन देव, आप फिर से सुर्खियों में हैं। आपने चंचल के साथ ड्रॉ के लिए लड़ाई लड़ी। उस व्यक्ति ने आपको इतना उच्च मूल्यांकन भी दिया। अब आपके लिए प्रसिद्ध ना होना कठिन हो जाएगा। अर्जुन देव को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने कहा, क्या ये चंचल वाकई इतना प्रसिद्ध है? रहेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक प्रसिद्ध। पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में वो शीर्ष 50 में प्रवेश करने वाली कुछ महिला प्रतिभागियों में से एक थीं। इसके अलावा वो सबसे कम उम्र की महिला प्रतिभागी थी। उसके पास एक चरम प्रतिभा, एक असाधारण स्वभाव और रूप है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके नाम ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। अगर आपके उसके साथ ड्रॉ के लिए लड़ने की खबर फैल जाती है तो मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप ग्रेट जिन राष्ट्र में जाते हैं तो आपको चुनौती देने वाले लोगों की संख्या 5 किलोमीटर लंबी होगी। अप्रत्याशित रूप से ऐसा परेशानी भरा मामला था। अर्जुन देव को इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि अभी भी उसके लिए महान जिन राष्ट्र में जाने का समय नहीं था। अब इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सही है, क्या आप यहाँ सवाना राजा के खजाने के लिए भी हैं? अर्जुन देव ने अपने विचार एकत्र किए और पूछा। रजनी ने सिर हिलाया और कहा, यह मुख्य रूप से ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की वजह से है। हालांकि बातचीत गतिरोध पर पहुंच गई है। हम अब जा सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फैट्सो ने एक नक्शा निकाला और अर्जुन देव को सौंप दिया। उन्होंने कहा, यह कियान रेन द्वीप का सटीक स्थान है। जरा देखो तो। यदि आपके पास समय है तो आप जा सकते हैं और इसके बारे में अधिक जान सकते हैं। अगर कोई अच्छी चीजें हैं तो मुझे ढूंढना याद रखना। रहेजा और रजनी के छुट्टी लेने से पहले समूह ने कुछ देर और बातचीत की। आधी रात को अर्जुन देव ने खेती करना बंद कर दिया और रहेजा द्वारा उन्हें सौंपे गए नक्शे को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने इसकी खजाने के नक्शे से तुलना की। ये एक समुद्री नक्शा था। खजाने के नक्शे पर कुछ हद तक धुंधले मार्ग स्पष्ट रूप से खींचे गए थे, जिससे कोई भी उन्हें एक नज़र से समझ सकता था। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने नक्शा हटा दिया और धीरे से कहा, चलो कल चलते हैं और देखते हैं कि वो विशाल लहर कैसी दिखती है। अप्रत्याशित रूप से यहां तक कि एक मार्शल मोनार्क विशेषज्ञ भी इसे तोड़ नहीं सकता है। अगली सुबह अर्जुन देव ने बाई को रजनी की देखभाल में छोड़ दिया। फिर वो जल्दी से ग्रीन विंड आइलैंड के पूर्व की ओर उड़ गया। ग्रीन विंड आइलैंड पहले से ही असीम सागर के किनारे के बहुत करीब था। समुद्र की सतह अब तटीय जल की तरह शांत नहीं थी। कभी कभी तेज हवाओं ने विशाल लहरों को लात मारी। लहरें हिंसक रूप से उठी। अर्जुन देव ने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का प्रयोग किया और आकाश में ऊंची उड़ान भरी। वो तेजी से आगे बढ़ गया। कभी कभी वो नक्शा निकालता था और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले दिशाओं की तुलना करता था। रास्ते में अर्जुन देव को कई कृषकों से मुलाकात हुई। इनमें से अधिकांश कृषक अवर श्रेणी के मार्शल किंग थे। कभी कभी वो एक चोटी मार्शल किंग से टकरा जाता था। 1 घंटे के बाद आखिरकार अर्जुन देव अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वहां पहले से ही कई कृषक इकट्ठे थे। वे सभी स्थिति की जांच करने के लिए यहां आए थे। अर्जुन देव ने आगे देखा और गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। उसने सामने समुद्र की सतह पर एक विशाल लहर को उठते देखा। लहर कई मीटर लंबी थी, जैसे कि वो आकाश में उड़ रही थी। आसपास का पानी पूरी तरह से विशाल लहर द्वारा खींच लिया गया था, जिससे पानी की सतह पर क्रूर अंतर्धाराएं बन गई थीं। समय समय पर बड़े बड़े भंवर दिखाई देते थे। समुद्र की सतह लाल रंग की थी। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि कई मजबूत मछली राक्षसों को भंवर द्वारा खून के कुंड में बदल दिया गया था, जो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि आसपास कोई बड़ा जहाज नहीं था। यहां तक कि सबसे मजबूत युद्धपोत भी इस तरह के अशांत अंतर्धारा और भंवर में रुकने की हिम्मत नहीं करेंगे। अर्जुन देव ने जब ऊपर देखा तो विशाल लहरों का सिरा बादलों के समुद्र में छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बादलों के समुद्र के ऊपर लहरें उठ रही हैं। बूम बूम बूम। जैसे ही विशाल लहरें मंथन कर रही थी, एक गगनचुंबी गर्जना हुई। ये अनंत गड़गड़ाहट की तरह था, जो शांत समुद्र के ऊपर गूंज रहा था। अर्जुन देव ने विशाल लहरों के चारों ओर उड़ान भरी और पाया कि कियान रेन द्वीप के चारों ओर विशाल लहरों द्वारा बनाई गई 4 बाधाएं थीं। संयुक्त होने पर वे कियान रेन द्वीप को घेरने वाले पिंजरे की तरह दिखती थीं। केवल 4 दीवारें हैं? क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मैं असीम लहरों द्वारा बनाई गई बाधा को पार करता हूं तो मैं पार कर सकता हूं? अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। हालांकि अर्जुन देव जानता था कि यह इतना आसान नहीं है, फिर भी वो इसे आजमाना चाहता था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का उपयोग किया और ऊपर की ओर उड़ गए। हू
हू। अर्जुन देव के कानों से तेज हवा चली। उसने अपने अधिकांश सार को खर्च कर दिया था। अनजाने में वो करीब 10 किलोमीटर की उड़ान भर चुका था। दोनों के बीच हुई बातचीत से भीड़ में भारी हड़कंप मच गया। उन सभी ने आह भरी कि चंचल कितना मजबूत था। अब मोहन वर्मा से कोई ईर्ष्या नहीं करता था। वो चंचल से लड़ने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। एक लड़की द्वारा दबाया जाना बहुत शर्मनाक था। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों से पहले चंचल ने मुस्कुराते हुए अर्जुन देव को आमंत्रित किया। सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, हम पॉइंटर्स का आदान प्रदान कैसे करें? चंचल ने जैसे ही ये बात कही, सभी को लगा कि ये अविश्वसनीय है। अप्रत्याशित रूप से चंचल ने अर्जुन देव को पॉइंटर्स एक्सचेंज करने के लिए आमंत्रित करने की पहल की। वो अर्जुन देव को अधिक आंकना था। हालांकि अर्जुन देव बहुत मजबूत थे, लेकिन भीड़ में सबसे मजबूत नहीं थे। सबसे अच्छा वो शीर्ष 10 में रैंक कर सकता है। इसके अलावा दोनों की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। एक महाद्वीप के सबसे मजबूत राष्ट्र, महान जिन राष्ट्र के शीर्ष 10 महान संप्रदायों के संप्रदाय गुरु का अंतिम शिष्य था। दूसरा महान किन राष्ट्र का शिष्य था। चाहे कुछ भी हो, आमंत्रित करने की बारी अर्जुन देव की नहीं होनी चाहिए। सभी को लगा कि यह अजीब है। उनके आश्चर्य में ईर्ष्या का एक निशान भी था। ये विशेष रूप से जितेंद्र शर्मा के लिए था। उसके चेहरे पर अहंकारी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई थी। लानत है, यहां तक कि अगर वो आमंत्रित करना चाहते हैं तो उन्हें मुझे आमंत्रित करना चाहिए था। इस अर्जुन देव के पास चंचल को आमंत्रित करने के लिए क्या योग्यता है? जितेंद्र शर्मा ने मन ही मन गुस्से में सोचा। ईमानदारी से कहूं तो अर्जुन देव भी थोड़ा हैरान थे। चंचल ने जो ताकत दिखाई थी, उसके आधार पर उसे अपने इरादे का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मोहन वर्मा को अपने ओजस्वी और दबंग सार से हराया था। अर्जुन देव जानते थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, खासकर इस तरह की लड़ाई में जहां उनकी ताकत सीमित थी। यदि ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, तो उसके पास दोनों पक्षों को पीड़ित करने का मौका हो सकता था। अर्जुन देव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, यह सिर्फ पॉइंटर्स का आदान प्रदान है। मैं तुम्हारा मैच नहीं हूं। इसके अलावा ये अर्थहीन है। मोहन वर्मा की मॉर्निंग सन फिस्ट के सामने अगर वो बिना किसी संदेह के हमला नहीं करते, तो वो बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाते। उनका अंत मोहन वर्मा से बेहतर नहीं होगा। ऐसा एक तरफा स्पर अर्थहीन था। इससे मार्शल आर्ट्स की समझ में बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती थी। इसलिए अर्जुन देव इसे स्वीकार करने की जहमत नहीं उठा सकते थे। जब जितेंद्र शर्मा ने यह सुना तो उन्होंने जल्दी से कहा, चूंकि भाई जियो स्वीकार करते हैं कि वो हीन है, तो चलो इसके बारे में भूल जाते हैं। मिस चंचल। हालांकि चंचल ने जितेंद्र शर्मा को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अर्जुन देव की ओर देखा, गहरी सोच में। अर्जुन देव ने केवल इतना कहा कि वो पॉइंटर्स के आदान प्रदान में उससे कमतर थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनकी ताकत उनसे कमतर थी। दूसरे शब्दों में, उसने महसूस किया कि ये जगह बहुत छोटी है और वो बिना किसी संदेह के लड़ नहीं सकता था। जब बगल में मौजूद जितेंद्र शर्मा ने देखा कि चंचल अर्जुन देव को देख रहे हैं और उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे लगा कि उसने बहुत सारा चेहरा खो दिया है। जितेंद्र शर्मा के दिल में अर्जुन देव के लिए नफरत गहरी होने से खुद को रोक नहीं सकी। ये आदमी उसे बार बार शर्मिंदा करता रहा। भविष्य में उन्हें अपने साथ स्कोर बराबर करने का अवसर खोजना था। बैंग। जितेंद्र शर्मा जैसे ही सोच रहे थे, छत में अचानक एक बड़ा छेद दिखाई दिया। चंचल उड़ गया था। सभी की चौंकाने वाली निगाहों से पहले अर्जुन देव ने छत में एक बड़ा छेद कर दिया। सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन अर्जुन देव, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। क्या आप अभी भी ऊपर आने की हिम्मत करते हैं? छत से चंचल की सुरीली आवाज आई। अर्जुन देव ने मन ही मन मुस्कुराया। इस लड़की की न केवल उच्च साधना है, बल्कि वो बहुत बुद्धिमान और सीधी भी है। अगर वो लड़ना चाहती थी तो वो रेस्टोरेंट में छेद करने में संकोच नहीं करती, इस बात की परवाह नहीं करती कि दूसरे क्या सोचते हैं। अर्जुन देव ऐसे किरदार की काफी प्रशंसा करते थे। चूंकि वो लड़ना चाहती है तो चलो लड़ते हैं। बैंग। बैंग। जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे कि आनरेन द्वीप के दक्षिण में एक विशाल लहर से एक तेज आवाज आई। एक गुप्त खजाना बाहर निकल गया था। खबर सुनने वाले कई किसान तुरंत उड़ गए। एक त्वरित गिनती 100 से भी कम लोग थे। वे सभी मार्शल किंग थे। बस बहुत सारे लोग इस पर लड़ रहे थे। अगर वे इसे छीनने में भी कामयाब हो जाते हैं तो भी इसे छोड़ना मुश्किल होगा। इसलिए अर्जुन देव ने रुचि खो दी। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा कि मुझे ये परीक्षण करना चाहिए कि ये विशाल लहर कितनी मजबूत है। जब इसकी ताकत कमजोर हो जाएगी तो मैं तैयार रहूंगा।
उस समय मैं तैयार नहीं रहूंगा और द्वीप में प्रवेश करने का अवसर चूक जाऊंगा। अर्जुन देव की आकृति कई बार हवा में चमकती थी, फिर वो उत्तर की ओर विशाल लहर से पहले पहुंचे। विशाल लहरें अनंत रूप से उठतीं, ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी। इसके अलावा लहरों में ऊर्जा की अनंत आपूर्ति लग रही थी। लहरों की आवाज एक विशाल सेना की तरह थी, जो अर्जुन देव के कानों में अनंतहीन गड़गड़ाहट कर रही थी। विशाल लहरों में निहित एक अत्यंत मजबूत इच्छा शक्ति भी थी। अर्जुन देव जितना करीब आते गए, वो इस दृढ़ इच्छा शक्ति को उतना ही स्पष्ट महसूस कर सकते थे। ये पानी की अनंत इच्छा है, अर्जुन देव ने धीरे से कहा, जब उन्होंने विशाल लहरों को देखा और इस इच्छा को महसूस किया। जैसे ही अर्जुन देव ने उफनती अनंत लहरों को देखा, पानी की असाधारण इच्छा। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, वो मार्शल ऋषि जिसने कभी पूरे शैतान सवाना पर शासन किया था, वो एक साधारण मार्शल ऋषि नहीं हो सकता है। इतने लंबे समय तक प्राकृतिक नियमों को बदलने और बिना कमजोर हुए 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रहने के बाद वो सम्राट वू के स्तर तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। जब अर्जुन देव विशाल लहरों से 100 मीटर की दूरी पर थे तो वे रुक गए। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और ड्रैगन और टाइगर बॉडी स्कल्प्टिंग आर्ट प्रसारित किया। तुरंत उसकी मुट्ठी में एक बड़ी शक्ति डाली गई। अर्जुन देव के डैंटियन में की भंवर भी तेजी से घूमता है। बैंगनी तरल उसके मेरिडियंस के साथ बह रहा था। इस समय उनका सार और शक्ति विलीन हो गई। हाँ, अर्जुन देव चिल्लाया और हवा को धक्का दे दिया। वो बैंगनी आर्क में चला गया और पलक झपकते ही 100 मीटर की दूरी पार कर ली। मुट्ठी की हवा में एक बाघ और एक अजगर की छवि दिखाई दी। अजगर दहाड़ने लगा और बाघ दहाड़ने लगा, जिससे अर्जुन देव की आभा चरम पर पहुंच गई। ये ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट की अंतिम चाल थी। ड्रैगन हिसेस, टाइगर रोर्स। अर्जुन देव की वाइटल की और एसेंस विलीन हो गई। ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट के साथ इस पंच में 10 लाख किलोग्राम बल था। ये एक पहाड़ को भी नष्ट कर सकता है। बैंग। मुट्ठी की हवा गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे हवा कांप रही थी। स्पेस सफेद पत्र की परतों की तरह था, जो अर्जुन देव के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था। परत दर परत टूट रहा था। पंच, जिसमें 10 लाख किलोग्राम बल था, ने विशाल लहरों को हिंसक रूप से मारा। विशाल लहरें ठोस स्टील की दीवारों की तरह थीं। एक कटोरे के आकार का छेद दिखाई दिया। हालांकि इससे पहले कि अर्जुन देव खुश हो पाते, छेद ठीक हो गया और फिर से दृढ़ हो गया। छेद से एक बड़ी शक्ति परिलक्षित हुई, जिससे उसके आंतरिक अंग मंथन करने लगे। अर्जुन देव का शरीर तोप के गोले की तरह वापस उड़ गया। अर्जुन देव की तैयारी बहुत पहले ही हो चुकी थी। उसका शरीर लगातार हवा में घूमता रहा। बहुत समय बाद उसने धीरे धीरे सारी ताकत खत्म कर दी। हालांकि अर्जुन देव का रंग अविश्वसनीय रूप से पीला था। उसने घूमना बंद कर दिया और विशाल लहरों को देखा और बुदबुदाया, मैं पर्याप्त तेज नहीं हूं और मेरे पास पर्याप्त विस्फोटक शक्ति नहीं है। पानी की अनंत इच्छा मुझे प्रतिक्रिया करने के लिए केवल 1 सेकंड देगी। इसकी ताकत कमजोर होने के बाद भी 2 सेकंड का समय होगा। हालांकि ये 3 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंग। जैसे ही अर्जुन देव ने मन ही मन बुदबुदाया, अचानक उसके सामने विशाल लहरों में एक छेद दिखाई दिया। बहुरंगी रोशनी के साथ टिमटिमाता हुआ एक गुप्त खजाना उसमें से निकल गया। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए, क्योंकि उन्होंने जल्दी से पीछा किया। इस समय वो विशाल लहरों के सामने अकेला था। इसके अलावा ये उसके बहुत करीब था। चूंकि एक अवसर था, इसलिए वो पहले इसे छीन भी सकता था। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट, ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप। हेवन रैंक मूवमेंट तकनीक को क्रियान्वित करते हुए अर्जुन देव एक नीले रंग के फ्लड ड्रैगन की तरह बन गए। उसने अपनी पूंछ को हवा में घुमाया और बहुरंगी रोशनी से टिमटिमाते हुए गुप्त खजाने को पकड़ लिया। तो ये एक आंतरिक बनियान है। इस आंतरिक बनियान की आभा के आधार पर यह एक अवर ग्रेड सुपीरियर ग्रेड गुप्त खजाना होना चाहिए, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। पुस्तक में परिचय के अनुसार जो उन्होंने फायरली संप्रदाय के अवशेषों से प्राप्त किया था, गुप्त खजाने को वर्गीकृत किया गया था। निम्नतम से उच्चतम तक वे अवर ग्रेड, मीडियल ग्रेड, सुपीरियर ग्रेड और अमर ग्रेड थे। उदाहरण के लिए क्लियर विंड रोब्स, विंड वॉक शूज और अर्जुन देव की छाती पर जेड पेंडेंट सभी अवर ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर थे। इसके अलावा अवर श्रेणी के गुप्त खजाने के बीच वे बहुत मूल्यवान नहीं थे। वास्तव में कीमती गुप्त खजाने को नियमित नीलामी में खोजना मुश्किल होगा। बव्वा, गुप्त खजाना पीछे छोड़ दो। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपके जैसे सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत के पास हो सकता है। श्यूं श्यूं। कुछ आकृतियों ने इस गुप्त खजाने की उपस्थिति पर ध्यान दिया। वे बिजली की गति से अर्जुन देव की ओर उड़ गए। उनकी आभा के आधार पर वे मीडियल ग्रेड मार्शल किंग्स और उससे ऊपर थे। जब पहले 2 गुप्त खजाने के लिए लड़ने वाले काश्तकारों ने देखा कि अर्जुन देव केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत थे, तो उन्हें लगा कि उनसे निपटना आसान होगा, इसलिए वे उसके पीछे हो लिए। चूंकि उसने इसे प्राप्त कर लिया था, स्वाभाविक रूप से उसके पास इसे वापस करने का कोई कारण नहीं था।
अर्जुन देव ने लोगों के उस समूह के चिल्लाने को नजरअंदाज कर दिया। वो बैंगनी रंग की छाया में बदल गया और आगे की ओर उड़ गया। एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत गुप्त खजाना प्राप्त करने के बाद भागना चाहता है, उसका पीछा करो। लोगों के समूह को विश्वास नहीं था कि एकमात्र सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत उनसे तेज हो सकता है। वे सब ठंडे स्वर में हंसे। हालांकि कुछ ही समय बाद 100 से अधिक लोगों के समूह में से आधे पीछे रह गए। सामने की आकृति समुद्र की सतह पर ब्लू ड्रैगन की तरह ऊपर नीचे उछल रही थी। उसकी गति चौंकाने वाली तेज थी। इसके अलावा वो एकदम नहीं रुके। ये कल्पना करना कठिन था कि एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत इतनी जल्दी हो सकता है। बिजली से बचना। बुम बुम बुम। शांत समुद्र के ऊपर बिजली की रोशनी के बोल्ट चमक रहे थे। अर्जुन देव की आकृति बिजली की रोशनी के साथ हिल गई। एक पल में 50 लोगों के समूह में से आधे पीछे रह गए। उसने अपनी आत्मिक क्षमता का उपयोग ये महसूस करने के लिए किया कि उसके पीछे अभी भी 20 लोग थे। फिर उन्होंने विंड वॉक शूज को सक्रिय किया और अपनी गति में 20% की वृद्धि कर दी। अब वो मैक 2 तक पहुंच गया, लगभग मैक 3। लानत है, ये बच्चा इतना तेज कैसे है? वो वास्तव में मैक 3 पर आगे बढ़ रहा है। मैं पकड़ नहीं सकता। मैं भी पकड़ नहीं सकता। जिन लोगों ने हवा के कारण खेती नहीं की है, उनके लिए लंबे समय तक इतनी गति से यात्रा करना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, अभी भी अन्य गुप्त खजाने हैं जो दिखाई देंगे। मैं पीछा करना बंद कर दूंगा। जैसे जैसे अर्जुन देव की गति विस्फोटक रूप से बढ़ती गई, ऐसे काश्तकारों की संख्या आधे से भी अधिक कम हो गई। केवल 4 या 5 लोग ही पीछे रह गए। 2 सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स और 3 पीक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग्स। मैं अभी भी उनसे निपट नहीं सकता। मुझे दौड़ते रहना होगा। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। समुद्र के ऊपर अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक निष्पादित किया। उसने अपने सार पर तीव्र नाली को नजरअंदाज किया, जैसे कि वो तेजी से दूर चला गया। 6 घंटे के बाद उसके पीछे 5 लोगों में से केवल 2 ही पवन जिम्मेदार किसान बचे थे। अन्य 3 ने भी अपना धैर्य खो दिया था। ऐसा लगता है कि वो बच्चा रुक गया है। वो वास्तव में रुक गया। उसने अपना सार समाप्त कर दिया होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी आंदोलन तकनीक कितनी शक्तिशाली है, उसका सार अंततः समाप्त हो जाएगा। वो हमारे मार्शल किंग्स के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? चलिए चलते हैं। 2 लोग जो लंबे समय से पीछा कर रहे थे और अपने अधिकांश सार को समाप्त कर चुके थे, आखिरकार महसूस किया कि अर्जुन देव रुक गए हैं। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन खुशी हुई जब उन्हें लगा कि अर्जुन देव धीमा हो गया और पूरी तरह से रुक गया। सामने घने कोहरे के बीच अर्जुन देव समुद्र की सतह पर पालथी मारकर बैठे थे। उसके कपड़े पूरी तरह से सूख गए थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी हो गई। वे जोर से हंसे और कहा, बब्बा, तुम बल्कि चतुर हो। आप जानते हैं कि आप अब और नहीं दौड़ सकते, इसलिए आप रुक गए। गुप्त खजाना सौंप दो। आप सिर्फ एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट हैं और आप मस्ती में शामिल होना चाहते हैं। गुप्त खजाना और हाथापाई सौंपें, अन्यथा कमजोरों को धमकाने के लिए मुझे दोष ना दें। शांत समुद्र पर अर्जुन देव खड़े हो गए और धीरे धीरे घूम गए। उसने लापरवाही से एक थके हुए औसत दर्जे का स्पिरिट स्टोन को एक तरफ फेंक दिया। उसने दोनों की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। मैंने कब कहा कि मैं अब और नहीं दौड़ सकता? आप दोनों अब जाने के बारे में भूल सकते हैं। अभिमानी। बाईं ओर मध्यम आयु वर्ग के मीडियल ग्रेड मार्शल किंग ने ठंड से खर्राटे लिए और समुद्र पर जोर से ठोकर मारी। बैंग। समुद्र की शांत सतह पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक अत्यंत घने पानी का स्तंभ जो लगातार घूम रहा था, हवा को चीरकर अर्जुन देव पर गोली चला दी। तोड़ना। अर्जुन देव चिल्लाए और तुरंत अपने दाहिने हाथ से चंद्र छाया कृपाण को खींच लिया। एक बैंगनी कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी और पानी का कताई स्तंभ जो आकाश की ओर बढ़ रहा था, तुरंत आधा काट दिया गया था। एक सांस के समय में यह सहजता से पराजित हो गया। तलवार खींचना। पानी के खंभे को आधा भागते देख 2 अधेड़ उम्र के काश्तकारों ने संदेह की दृष्टि से सोचा। हालांकि कृपाण को चित्रित करना सिर्फ एक साधारण मार्शल तकनीक थी। ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इसके अलावा ये बहुत आकस्मिक और तनाव मुक्त था। वे दोनों सतर्क हो गए। ये व्यक्ति एक साधारण सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट नहीं हो सकता है। वो उन राक्षसी प्रतिभाओं में से एक हो सकता है जो अपनी साधना क्षेत्र से ऊपर लड़ सकते हैं। हालांकि उन दोनों के लिए जाना असंभव था। वे वास्तविक मार्शल किंग्स थे। अगर वे एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट से डरते हैं तो ये बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा उन दोनों का मानना था कि विजय अभी भी उनकी मुट्ठी में है। उन्हें बस सावधान रहने की जरूरत है।
उस गुप्त खजाने का प्रलोभन अभी भी था। बाईं ओर का व्यक्ति तलवारों के साथ अच्छा था। वो एक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग था और हवा की स्थिति को नहीं समझता था। दाईं ओर का व्यक्ति अपनी मुट्ठियों और पैरों से अच्छा था। वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग था और उसने हवा की स्थिति को नहीं समझा था। जब उन दोनों ने उनका पीछा किया तो अर्जुन देव ने पहले से ही अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का उपयोग करके उनकी साधना की जांच कर ली थी। अब जबकि उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा तो उन्होंने एक बार फिर से इसकी पुष्टि की। मेरे लिए एक राज्य को ना समझने के बिना उच्च साधना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही अपना सार पुनः प्राप्त कर लिया है। मैं बाईं ओर के व्यक्ति से शुरुआत करूंगा। वो कोई की में बदल जाता है। जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी कृपाण लहराई, प्राचीन दिव्य वुकुई वृक्ष कहीं से भी प्रकट हो गया। ये बैंगनी कृपाण की के किस्मों में बदल गया और बाईं ओर तलवारबाज पर उड़ गया। ची ची ची। कृपाण की रोशनी पानी की सतह पर चारों ओर नृत्य करती थी, जिससे पानी की एक स्क्रीन जो समुद्र की सतह पर उठती और गिरती थी बन गई। क्या एक मार्शल संत की कृपाण क्यूई एक मार्शल किंग की तलवार क्यूई से अधिक घनी हो सकती है? मेरे लिए तोड़ो। बीच में तलवारबाज ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसकी तलवार कांप उठी क्योंकि उसने कई बेहद घनी तलवार क्यूई भेजी। डैंग डैंग डैंग। कृपाण क्यूई और तलवार क्यूई भिड़ गए। हालांकि अधेड़ उम्र के तलवारबाज को आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी तलवार क्यूई कृपाण क्यूई की तरह घनी नहीं थी। कृपाण क्यूई ने कई तलवार क्यूई को डिंडिंग डैंग ध्वनियों के बीच आधा काट दिया। क्यूई ने वकुई को तोड़ दिया। अर्जुन देव चिल्लाया। उसने तलवारबाज को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया। सभी कृपाण क्यूई एक साथ इकट्ठे हुए और 15 मीटर से अधिक लंबी एक देदीप्यमान और चमकदार कृपाण क्यूई का गठन किया। कृपाण की रोशनी चकाचौंध कर रही थी, जिसमें गड़गड़ाहट की ताकत थी। तलवारबाज पर एक असीम बिजली का दबाव बढ़ गया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई और असीम बादल मचल रहे थे। देदीप्यमान कृपाण क्यूई शांत समुद्र पर दो विशाल लहरों को लात मारते हुए बह गईं। मोहित भाटी, क्या आप अभी भी कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं? अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने डर से अपने बगल में सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग पर चिल्लाया। मोहित भाटी धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं आ रही हूं, जल्दी मत करो। भूम। जैसे ही अर्जुन देव ने असीम कृपाण क्यूई को नियंत्रित किया और आगे बढ़ाया, बाईं ओर से एक तीव्र मुट्ठी की हवा आई। मुट्ठी की नोक पर हवा में एक भवंडर बन गया, फिर बेतहाशा विस्फोट होने लगा। इस मुक्के ने हवा को भी नष्ट कर दिया था। अर्जुन देव ने देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने कृपाण क्यूई को नियंत्रित करना जारी रखा, बिल्कुल धीमा नहीं हुआ। जैसे ही मुट्ठी की हवा उस पर हमला करने वाली थी, उसने अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली और मुक्का मारा। एक बाघ और एक अजगर की दो तस्वीरें अर्जुन देव की बाह के चारों ओर घूमती हैं, जो एक बाघ और एक अजगर की गर्जना की आभा छोड़ देती हैं। जब उसने मुक्का मारा तो हवा ऐसा लग रहा था जैसे ये श्वेत पत्र से बना हो। बैंग। जब दोनों मुट्ठियां टकराईं तो एक विशाल बल फैल गया। मोहित भाटी को लगा कि उसका हाथ कांप रहा है, इससे पहले कि उसका शरीर वापस उछले। शुद्ध बल के कारण उसकी बाह की हड्डियां ऐसा महसूस हुईं जैसे वे टूट रही हैं। अगर मोहित भाटी की बेहतरीन मार्शल आर्ट नहीं होती तो ये पंच उसकी पूरी बाह को अपंग कर देता। लानत है, ये कम से कम 50,000 किलोग्राम बल है। मैंने उसे बहुत कम आंका। मोहित भाटी ने डरावनी सोच ली। मोहित भाटी ने मन ही मन डरावनी सोच ली। उसके पैरों ने पानी की सतह पर कदम रखा और वो जल्दी से पीछे हट गया। भारी इंपैक्ट के कारण एक विशाल लहर पैदा हुई जो उसके पीछे 10 मीटर ऊंची थी। मोहित भाटी के करीब 1000 मीटर पीछे हटने के बाद वो धीरे धीरे रुक गया और सारी ताकत खत्म कर दी। जब बीच में खड़े तलवारबाज ने मोहित भाटी को एक मुक्का मारते हुए देखा तो वो हैरान रह गया। वो चौंकाने वाला कृपाण क्यूई पहले से ही उसके सामने था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। जैसे ही वो दहाड़ता, तलवारबाज की आंखों में एक दृढ़ नजर चमक उठी। उसके शरीर का सारा सार उमड़ पड़ा। उसके पैरों के नीचे समुद्र की सतह से पानी की 10 मीटर ऊंची स्क्रीन उठी। मुझे विश्वास नहीं है कि भले ही आप एक मार्शल संत, एक राज्य हों, आपका सार मुझसे आगे निकल जाएगा। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तलवार पर प्रकाश का एक देदीप्यमान स्तंभ जगमगाया। उन्होंने हवा से जिम्मेदार सार को उसकी सीमा तक पुश कर दिया। तलवार क्यूई का एक तीव्र तूफान तुरंत तलवार के चारों ओर दिखाई दिया। पुसी। तलवारबाज ने क्रूरता से काटा, जिससे एक चमकदार रोशनी निकली। वो अर्जुन देव के क्यूई ब्रेक्स वकुई को ब्लॉक करना चाहता था। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। अचानक बैंगनी कृपाण क्यूई में एक लाल रोशनी दिखाई दी। ये लाल सिंहासन से संघार की स्थिति थी। तितर बितर हो जाओ। कृपाण की क्यू गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ने लगी, जिससे हवा में की को मारने से भर गया। इसने तलवार क्यू के तूफान को आसानी से तोड़ दिया, जिसे अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने बाहर भेज दिया। अर्जुन देव की आभा एक उफनती नदी की तरह थी। उसकी कृपाण की ताकत ने अधेड़ उम्र के तलवारबाज की कृपाण तकनीक को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तलवारबाज की गति समाप्त हो गई थी। वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी।
समुद्र की सतह से सभी दिशाओं में लहरें निकलीं। अर्जुन देव पानी के पर्दे से गुजरे और एक झटके में अधेड़ उम्र के तलवारबाज के सामने आ गए। उसने अपना कृपाण लहराया और कृपाण क्यों की एक स्क्रीन भेजी, डांग 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 डांग। अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने ब्लॉक करने के लिए अपनी तलवार लहराई। इस समय उसने पहले ही गुप्त खजाना छीनना छोड़ दिया था। वो केवल जल्दी से जाने का अवसर खोजना चाहता था। एक के पास एक समृद्ध आभा थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी वो और क्रूर होती गई। दूसरे के पास कोई आभा नहीं थी, केवल भागने की सोच रही थी। परिणाम की कल्पना करना आसान था। जल्द ही तलवारबाज के शरीर पर विभिन्न आकारों के अनगिनत घाव दिखाई दिए। घावों से खून बहता था और समुद्री जल में टपकने लगा, जिससे समुद्री जल का नीला रंग बदल गया। भूम! जैसे ही दोनों पक्ष लड़े, अर्जुन देव के बाईं ओर एक और चौंकाने वाली आभा दिखाई दी। उसके कानों में विस्फोटों की आवाज अंतहीन रूप से सुनाई दी। जैसे ही तूफान में विस्फोट हुआ, पानी के खंभे समुद्र की सतह से आकाश में ऊपर उठ गए। मेरा ये कदम पूरी ताकत पर है। इसमें कुल 75,000 किलोग्राम बल होता है। देखते हैं कि आप इसे कैसे रोकते हैं। मोहित भाटी ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखें लाल हो गईं। अर्जुन देव की कृपाण तकनीक रुक गई और उनके हमले धीमे हो गए। अधेड़ उम्र का तलवारबाज खुश हुआ। वो तब तक इंतजार करने में कामयाब रहा जब तक कि मोहित भाटी ने अपनी चाल नहीं उठाई। वो इस मौके का फायदा उठाकर भागने का फायदा उठा सकता था। अधेड़ उम्र के तलवारबाज को भागते देखकर अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और एक मजाकिया मुस्कान प्रकट की। अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ से कृपाण की मूठ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। वो मुड़ा और मोहित भाटी के पूरे शक्तिशाली हमले का सामना करने के लिए एक पंच भेजा। उसके शारीरिक शरीर और सार की ताकत एक साथ जुड़ गईं। इस पंच में 1,00,000 किलोग्राम बल था। बैंग! मोहित भाटी ने एक और खून की उल्टी की। उसका शरीर तोप के गोले की तरह वापस उड़ गया। उसका पीला चेहरा भय से भर गया था। 1,00,000 किलोग्राम बल? ये कैसे संभव है? अर्जुन देव ने मुड़कर अपना हाथ बढ़ाया। लूनर शैडो कृपाण के जमीन पर गिरने से पहले उसने उसे फिर से पकड़ लिया। एक विचार के साथ बर्फ सफेद चंद्र छाया कृपाण पिच ब्लैक हो गया, जो एक उत्कृष्ट स्वर्गीय हथियार में वापस बदल गया। पृथ्वी रैंक वाले स्पिरिट वेपन की तुलना में एक स्वर्ग रैंक वाले स्पिरिट वेपन का हमला 20% अधिक मजबूत होगा। बेशक थकावट कई गुना अधिक होगी। तेज गड़गड़ाहट दहाड़ती है, 1000 सेना को तोड़ देती है। ऊपर आकाश में असीम गर्जने के बादल उमड़ रहे थे। बिजली का भंवर बनने से पहले अर्जुन देव ने अपनी चाल चली। इस आवारा कुत्ते से निपटने के लिए रशिंग थंडर रोड्स की पूरी ताकत का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं थी। अचानक जब अधेड़ उम्र का तलवारबाज भाग रहा था, उसने अपने पीछे गड़गड़ाहट की गर्जना सुनी। वो मदद नहीं कर सका और जिज्ञासा से पीछे मुड़कर देखने लगा। हालांकि उसने जो देखा वो एक अविस्मरणीय दृश्य था। असीम समुद्र के ऊपर आकाश में बादल छाए हुए थे। ये ऐसा था जैसे एक शून्य को फाड़ दिया गया हो। बिजली की रोशनी से चमकता हुआ एक शूरवीर शून्य से उतरा। फुस! इससे पहले कि तलवारबाज अपना सिर घुमा पाता, बिजली का शूरवीर बिजली के बोल्ट की तरह था। भाले की नोक ने उसकी पीठ में एक कटोरे के आकार का छेद कर दिया और इलेक्ट्रिक नाइट तुरंत फट गया। एक तीव्र शॉकवेव ने पानी की सतह पर एक विशाल पानी के खंभे को विस्फोट कर दिया। अधेड़ उम्र के तलवारबाज का शरीर आकाश में ले जाया गया। अर्जुन देव की आकृति चमकी। जैसे ही विशाल लहर नीचे गिरी, उसने अधेड़ उम्र के तलवारबाज को पकड़ लिया और पानी पर उतर गया। अधेड़ उम्र के तलवारबाज ने कुछ कौर खून निकाला। वो कमजोर मुस्कुराया और कहा, ये बूढ़ा आदमी इतने सालों तक महाद्वीप में भटक रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में एक मार्शल संत से हार जाऊंगा। अर्जुन देव ने धीरे से कहा, यदि आप दोनों थोड़ा और एकजुट होते तो आपको मृत्यु से इतना डरने की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास अभी भी सुरक्षित बचने का मौका हो सकता है। दुर्भाग्य से आप ऐसा करने में असमर्थ हैं। अगर आप मर भी जाते हैं तो भी आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद उन्होंने तलवारबाज को हथेली के प्रहार से तुरंत मार डाला। फिर उसने अपने हाथ पर स्थानिक अंगूठी हटा दी। ची! जैसे ही अधेड़ उम्र के तलवारबाज की मृत्यु हुई, लाल रंग की रोशनी का एक बड़ा किनारा अर्जुन देव के माथे की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव के चेतना सागर में लाल रंग का सिंहासन लगातार कांप रहा था, बहुत उत्तेजित दिखाई दे रहा था। हत्या का कितना मजबूत इरादा है। एक व्यक्ति को मारना अतीत में एक ही खेती के क्षेत्र के 10 राक्षसी जानवरों को मारने से कहीं अधिक मजबूत है। मुझे आश्चर्य है कि इस व्यक्ति के हाथों कितने लोग मारे गए हैं। सिंहासन के कांपने से अर्जुन देव के शरीर की सभी कोशिकाएं प्रसन्न हो उठीं। उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे वो गुमनामी में डूब रहा है। नहीं, मुझे इस भावना को रोकना होगा, नहीं तो भविष्य में मैं सिंहासन का गुलाम बन सकता हूं। अर्जुन देव की आंखों में एक दृढ़ भाव चमक उठा। उसने खुशी की इस भावना को बेरहमी से काट दिया जो उसे नहीं होनी चाहिए थी। फिर वो जल्दी से मोहित भाटी के पास चला गया। मोहित भाटी के दाहिने हाथ में करीब 125 किलोग्राम बल था। अब ये पूरी तरह से अपंग हो गया था।
जोड़ों की हड्डियां पहले ही पाउडर में बिखर चुकी थीं। यहां तक कि चमत्कारी औषधीय गोलियों के साथ ये हाथ आधे साल में पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। वास्तव में अर्जुन देव के वर्तमान भौतिक शरीर के साथ भी वो कम समय में 2 बार 150 किलोग्राम से अधिक बल का सामना नहीं कर सकता। अन्यथा वो दूसरे पक्ष के हमले को प्राप्त करने के लिए हाथों की अदला बदली नहीं करता। मोहित भाटी अपनी जान बचाने के लिए लहरदार समुद्र में भाग गए। कभी कभी वो अर्जुन देव को देखने के लिए अपना सिर घुमाता था, जो उसके पीछे लगा हुआ था। अर्जुन देव को कोई जल्दी नहीं थी। उसने लाल रंग के सिंहासन को बुलाया और इत्मीनान से उस पर बैठ गया। सिंहासन मैक 2 पर चला, मोहित भाटी के पीछे, बिना किसी जल्दबाजी के। पूरे 6 घंटे के बाद मोहित भाटी की एसेंस क्यूई धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसकी गति धीमी होने लगी। जैसे ही अर्जुन देव सिंहासन पर बैठे, उन्होंने सिंहासन में खून के कुंड में केवल थोड़ी सी सार समाप्त कर दी। बैंगनी क्यूई भंवर धीरे धीरे किनारे तक भर गया। इसे खत्म करने का समय आ गया है। जैसे ही पश्चिम में सूरज डूबता और शाम होती जाती, अर्जुन देव ने बेवकूफ बनाने के लिए सभी धैर्य खो दिया। वो उठा और लाल बादलों पर जोर से झपटा। रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन, स्पष्ट हवा चौप। अचानक शांत समुद्र पर 9 ठंडी हवाएं चलीं। जब ठंडी हवाएं पानी को ब्रश करती हैं तो वे कोई लहर पैदा नहीं करती, बहुत कोमल दिखाई देती हैं। अर्जुन देव ने हवा के 9 झोंकों में अपनी आकृति छिपा ली, खुद को 9 भागों में विभाजित कर लिया। ये बताना मुश्किल था कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। उसके सामने मोहित भाटी, जो मूल रूप से अपनी जीवन शक्ति और गोला बारूद से थक गया था, अचानक महसूस किया कि उसके पीछे हत्या का इरादा गायब हो गया है। वो बहुत खुश था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति पहले से ही उससे एक कदम आगे था और अब और नहीं टिक सकता था? जब बूढ़े ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि अर्जुन देव की 9 आकृतियां बिजली की गति से सभी दिशाओं से उस पर आ रही हैं। क्यूई मारना बिल्कुल भी नहीं था। वो किसी भी हत्या के इरादे को महसूस नहीं कर सकता था। मोहित भाटी के हाव भाव अचानक बदल गए और वो चिल्लाया, स्पष्ट हवा चौप। ये स्वर्गीय तलवार मंडप की गुप्त तकनीक है, स्पष्ट हवा चौप। हालांकि तो क्या हुआ? अगर वो जानता था, अब जबकि उसका सार क्यूई समाप्त हो गया है, तो वो स्थिति को उलटने के लिए शक्तिहीन था। बूम! 9 आकृतियां उसके पास से गुजरीं और अचानक एक साथ विलीन हो गईं। अर्जुन देव ने अपनी तलवार मयान की और मोहित भाटी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। धमाका धमाका धमाका। मोहित भाटी के सीने पर लगे 9 एक्यूपॉइंट्स पर अंगुलियों के आकार के 9 खूनी छेद दिखाई दिए। खून बह निकला। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। जल्द ही मोहित भाटी ने सांस लेना बंद कर दिया और विशाल समुद्र में गिर गए। तुरंत अदृश्य लाल बत्ती का एक और किनारा समुद्र पर सिंहासन की ओर बढ़ गया। हत्या का इरादा वास्तव में तलवारबाज की तुलना में दुगने से भी अधिक था। क्या है, क्या है, क्या है? सिंहासन के अंदर खून के पूल ने तुरंत खून का एक बड़ा हिस्सा बरामद कर लिया, जो अभी अभी निकाला गया था। रक्त के पूल का आकार भी बढ़ गया था। अर्जुन देव ने गुमनामी में डूबने के सुख से छुटकारा पा लिया। फिर उन्होंने मोहित भाटी की स्थानिक अंगूठी ली। दोनों मार्शल किंग्स को आखिरकार निपटा गया। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। फिर उसने तलवारबाज की स्थानिक अंगूठी खोली। 500 औसत दर्जे के ग्रेट स्पिरिट स्टोन और कई दसियों हजार अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन थे। अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा और तुरंत उन्हें बाहर निकाल लिया। जहां तक चोटों, भोजन और अन्य विविध वस्तुओं के इलाज के लिए औषधीय गोलियों का सवाल है, अर्जुन देव उन्हें बाहर निकालने की जहमत नहीं उठा सके। उसने उन्हें स्थानिक अंगूठी के साथ यूनिवर्स रिंग के कोने में फेंक दिया। 500 औसत दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन मेरे लिए कुछ समय के लिए खेती करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आइए देखते हैं कि मोहित भाटी की स्थानिक अंगूठी में क्या है। वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग हैं। उन्हें मुझे निराश नहीं करना चाहिए। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी और उनके दिमाग में मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स का एक ढेर दिखाई दिया। जब उसने उन्हें गिना तो उनमें से कम 2000 थे। अर्जुन देव मदद किए बिना धीरे से मुस्कुराए। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया में इतने सारे किसान हैं जो अपने खजाने को छीनने के लिए दूसरों को मारना पसंद करते हैं। ऐसी फसल बहुत लुभावनी होती है। मुझे आश्चर्य है कि इस व्यक्ति के हाथों इतनी संपत्ति जमा करने के लिए कितने लोग मारे गए। मीडियल ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स के अलावा 1 लाख से अधिक अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन थे। अर्जुन देव ने उन्हें भी बाहर निकाला, साथ ही कुछ गुप्त मैनुअल और विविध वस्तुएं। अर्जुन देव को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन्हें स्थानिक अंगूठी के साथ यूनिवर्स रिंग के कोने में फेंक दिया। दुर्भाग्य से 2 मार्शल किंग्स ने एक राज्य को नहीं समझा था। यदि उनमें से किसी एक ने किसी अवस्था को समझ लिया होता तो अर्जुन देव उतने निश्चिंत नहीं होते जितने अब थे। वापस ले लेना, अर्जुन देव चिल्लाए और लाल रंग का सिंहासन तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया और अर्जुन देव के माथे की ओर चला गया। फिर ये उसकी चेतना के समुद्र में प्रवेश कर गया।
उसकी चेतना के समुद्र के बीच में 4 सफ़ेद लपटों के किस्में भी थीं। ये लूनर ट्रू फ्लेम्स थे जिनमें मूल ऊर्जा नहीं थी। उनमें से बहुत कम थे, उन्हें छोड़ना अफसोस की बात होगी। हालांकि इन्हें रखने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वह केवल उनके उपयोगी होने से पहले एक निश्चित राशि तक पहुंचने का इंतजार कर सकता था। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से पीक इंफीरियर ग्रेट सीक्रेट ट्रेजर निकाला और उसे ध्यान से देखा। केवल अब उसके पास इसे देखने का समय था। भीतरी बनियान नर्म चमड़े से बनी थी। जब अर्जुन देव ने उसे छुआ तो वह बहुत नर्म लगा। ये किसी स्पिरिट बीस्ट का चमड़ा होना चाहिए। आंतरिक बनियान पर असंख्य तावीज लिपियां उकेरी गई थीं। जब अर्जुन देव ने उसे छुआ तो वह स्पष्ट रूप से अपनी अंगुलियों पर एक मजबूत ऊर्जा को उतार चढ़ाव महसूस कर सकते थे। ये जीथर के लयबद्ध तारों की तरह था। अर्जुन देव ने इसमें अपनी आध्यात्मिक भावना का संचार किया और पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए छापों को साफ कर दिया। फिर उन्होंने इस पर अपनी छाप डाली। फिर अर्जुन देव ने क्लियर विंडरोब को हटा दिया और इस सीक्रेट ट्रेजर को आजमाने की तैयारी की। हालांकि क्लियर विंडरोब केवल एक साधारण अवर ग्रेट सीक्रेट ट्रेजर था, लेकिन इसके प्रभाव हमेशा मौजूद थे। जैसे जैसे अर्जुन देव मजबूत होते गए, उनकी गति एक स्तर से बढ़ जाएगी। उनकी आंदोलन तकनीक, आंदोलन और हमले एक स्तर से बढ़ जाएंगे। ये कभी पुराना नहीं होगा। अतीत में जो अंतराल छोड़े गए थे वे सभी अपने आप भर जाएंगे। अर्जुन देव को ये बहुत पसंद आया। जब अर्जुन देव ने आंतरिक बनियान पहनी तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि नर्म बनियान से एक रहस्यमयी ऊर्जा किरण निकल रही है। वह उनकी छाती और उनके आंतरिक अंगों में घुस गई। ऊर्जा किरण ने तुरंत एक झिल्ली बना ली और उनके सभी आंतरिक अंगों को एक साथ लपेट लिया। इसने स्वाभाविक रूप से रक्षा की एक परत जोड़ दी। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह आंतरिक बनियान न केवल बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि ये मेरे आंतरिक अंगों की भी रक्षा कर सकती है। मेरी रक्षा में 20% की वृद्धि हुई है, अंदर और बाहर दोनों। इसे देखते हुए अर्जुन देव का भौतिक शरीर पहले ही ड्रैगन टेंडेंट टाइगर बोन फिजिक तक पहुंच चुका था। उनका बचाव एक शिखर मार्शल किंग से कमजोर नहीं था। सबसे पहले अर्जुन देव के आंतरिक अंगों को थोड़ा असहज महसूस हुआ जब ऊर्जा उनके चारों ओर लिपटी हुई थी। हालांकि जब उसने क्लियर विंडरोब पहने और थोड़ी देर के लिए इधर उधर घूमने के बाद उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने कियानरेन द्वीप की दिशा में देखा। वह अब आकाश में उड़ती बहुरंगी रोशनी को नहीं देख सकता था। स्पष्ट रूप से गुप्त खजाने का प्रकट होना बंद हो गया था। मैं लगभग आधे दिन के लिए बाहर गया हूँ। कियानरेन द्वीप के आसपास की विशाल लहरें अब तक कमजोर हो जानी चाहिए थीं। मुझे जल्दी करनी है। अर्जुन देव की दाहिनी आंख से एक चांदी का युद्धपोत निकला। फिर अर्जुन देव युद्धपोत के धनुष पर कूद गए और चांदी की बिजली के बोल्ट की तरह आकाश में उड़ गए। 2 घंटे से अधिक समय तक पूरी गति से उड़ान भरने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार विशाल लहरों का सिलहुट देखा। वे अनंत रूप से बढ़ते रहे, बादलों में चढ़ गए और आकाश में दौड़ पड़े। ये पहले की तरह चौंकाने वाला था। अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत को दूर रखा और धीरे धीरे नीचे उतरे, धीमा हो गए। जब गुप्त खजाने उड़ गए तो ग्रीनविंड आइलैंड के कई काश्तकारों को यह खबर मिली। विशाल लहरों के आसपास बड़ी संख्या में काश्तकार इकट्ठा हो गए। कभी कभी लोग विशाल लहरों को तोड़ते थे और कियानरेन द्वीप में प्रवेश करते थे। ऐसा लग रहा था कि विशाल लहरें वास्तव में कमजोर हो गई हैं। हम अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। हमें प्रवेश करने से पहले कल तक विशाल लहरों के पूरी तरह से कमजोर होने तक इंतजार करना होगा। वास्तव में प्रवेश करने वाले सभी लोग सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स और पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स हैं। हमारे लिए विशाल लहरों को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। जब अर्जुन देव के आसपास के काश्तकारों ने विशाल लहरों को देखा तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वे बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके विशाल लहरों की ऊर्जा को महसूस किया। फिर उसने भीड़ के बीच से अपना रास्ता बना लिया और तेजी से विशाल लहरों की ओर उड़ गया। वो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत है, फिर भी वो विशाल लहरों को तोड़ना चाहता है। यह आदमी बहुत भोला है। सावधान रहें कि लहरों के पलटने पर घायल न हो। उन्होंने कहा, इन दिनों युवा स्थिति की गंभीरता को नहीं जानते। एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत के रूप में एक राज्य के साथ भी वो इस विशाल लहर को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में हम मार्शल किंग्स इसे तोड़ नहीं सकते। हमें कल तक इंतजार करना होगा। यह आदमी निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाएगा। जब लोगों के समूह ने अर्जुन देव को केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत की ताकत के साथ विशाल लहरों की ओर जाते देखा तो वे सभी हंस पड़े। अर्जुन देव की मानसिक स्थिति बहुत पहले एक निश्चित स्तर पर पहुंच चुकी थी। वो इस सारी गपशप से परेशान नहीं हो सकता था। काका, जब अर्जुन देव विशाल लहरों के सामने पहुंचे तो वे नहीं रुके। उसने लूनर शैडो कृपाण को बिजली की गति से खींचा, जैसे बिजली का एक बोल्ट बाहर निकलता है। विशाल लहरों पर एक घनी कृपाण रोशनी चमकी, जिसने तुरंत एक छेद खोल दिया। अर्जुन देव की आकृति चमकी और उनके बंद होने से पहले विशाल लहरों में प्रवेश कर गई। पूरी प्रक्रिया एक सांस में पूरी हुई। ये बहुत स्वाभाविक था। इसमें 3 सेकंड से अधिक नहीं लगा। वो वास्तव में अंदर चला गया।
मैं एक पीक मीडियल ग्रेड मार्शल किंग हूँ, लेकिन 3 बार कोशिश करने के बाद भी मैं अंदर नहीं जा सका। इसके बजाय मैं महत्वपूर्ण आंतरिक चोटों से पीड़ित हुआ। विशाल लहरों के पीछे अर्जुन देव की आकृति को गायब होते देखकर पहले उनका मजाक उड़ाने वाले किसान सभी चकित रह गए। उन सभी को लगा कि ये अविश्वसनीय है। शिव शिव। कुछ ही समय बाद प्रकाश की 2 किरणें क्षितिज से उड़ गईं। वे 2 युवा कृषक थे, एक नर और एक मादा। वे बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए जब वे विशाल लहरों की ओर बढ़े। वे बिल्कुल भी नहीं रुके, सीधे विशाल लहरों में चार्ज हो गए। उन्होंने कहा, ये जितेंद्र शर्मा और चंचल हैं, ये दोनों भी यहाँ हैं। किसी ने धीरे से कहा जब उसने दोनों को पहचाना। इसके तुरंत बाद अनगिनत युवा योद्धाओं ने उड़ान भरी। ये लोग थोड़ी देर के लिए विशाल लहरों के सामने रुके और फिर एक एक करके विशाल लहरों को तोड़ते हुए उनमें चमकते रहे। ये विभिन्न देशों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं जिन्हें जितेंद्र शर्मा ने आमंत्रित किया था। जब इन लोगों ने खबर सुनी तो वे सभी दौड़ पड़े। सभी के नीचे मध्यम आयु वर्ग के मार्शल किंग्स का समूह चुप रहा। बहुत देर बाद किसी ने आ भरते हुए कहा, समय बदल गया है, अब ये युवाओं की दुनिया है। ये प्रतिभाएं कितने साल के हैं, उनकी खेती गहरी है, उनकी ताकत हमसे कमजोर नहीं है। वास्तव में हमारे समय के दौरान ऐसे लोग पुरुषों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स रहे होंगे, पूर्ण प्रतिभाशाली। हालांकि अब उनमें से बहुत सारे हैं। मूल रूप से ये लोग खुद को अधिक आंकने के लिए अर्जुन देव का मजाक उड़ा रहे थे। हालांकि जब उन्होंने इतने सारे युवा काश्तकारों को विशाल लहरों को तोड़ते देखा तो उन सभी ने आह भरी। जैसे ही अर्जुन देव विशाल लहरों में प्रवेश करते हैं, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनके चारों ओर का स्थान अराजक हो गया है। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और उन्होंने लंबे समय के बाद ही अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया। आकाश नीला था, वो सफेद बादलों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि उसके पीछे की विशाल लहरें कई दर्जन किलोमीटर अलग हो गई थीं। ये वास्तव में वैसा ही है जैसा कि ब्लडी ब्लेड्समैन ने कहा था। यहाँ के प्राकृतिक नियम बदल गए हैं। ये बाहर और अंदर की पूरी तरह से अलग दुनिया है। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और सामने के द्वीप पर अपनी निगाहें केंद्रित की। फिर वो जल्दी से उड़ गया। 10 मिनट बाद अर्जुन देव द्वीप के किनारे पर मजबूती से उतरे। द्वीप के उच्चतम बिंदु पर एक विशाल महल खड़ा था। लहरों को तोड़ते हुए सभी किसान महल की ओर दौड़ पड़े। खजाना महल के अंदर होना चाहिए। अर्जुन देव ने पीछा करने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैं साहिल रुद्र आखिरकार क्यानरेन द्वीप लौट आया हूं। इस बार मुझे एक प्राकृतिक खजाना प्राप्त करना होगा जो मुझे आधे कदम के मार्शल सम्राट को तोड़ने की अनुमति दे सके। क्यानरेन द्वीप के तट पर साहिल रुद्र भयावह रूप से मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि बव्वा भी इस द्वीप पर पहुंच गया होगा। उसके पास एक ही समय में 3 गुप्त खजाने हैं। वो बहुत मूल्यवान होना चाहिए। साहिल रुद्र के बोलने के बाद वो जल्दी से क्यानरेन द्वीप के उच्चतम बिंदु पर महल की ओर उड़ गया। विशाल और राजसी महल बहुत करीब लग रहा था। हालांकि वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगा। महल के दरवाजे पहले से ही खुले हुए थे और बाहर कुछ ढहे हुए पत्थर के खंभे थे। जब अर्जुन देव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि महल पहले से ही ज्यादातर नष्ट हो चुका था। कई इमारतें पहले ही ढह गई थीं। हालांकि मुख्य महल अभी भी इंटैक्ट था। चूंकि अर्जुन देव यहां पहले से ही थे तो अब वो और संकोच नहीं कर सकते थे। वो भीड़ का पीछा करता है और महल में प्रवेश करता है। उन्होंने अपनी सतर्कता बनाए रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को 100 मीटर के भीतर रखा। मुख्य हॉल के मार्ग अत्यंत जटिल थे। अर्जुन देव को महसूस हुआ जैसे वो एक मकड़ी के जाल में है, सभी उलझे हुए और एक साथ उलझे हुए हैं। छत में नाइट पर्ल जड़े हुए थे। जब प्रकाश चमका तो इसने किसी की दृष्टि को मंद नहीं किया है। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। इस स्थान पर उनकी आध्यात्मिक भावना बिना किसी बाधा के फैल सकती थी। जल्द ही अर्जुन देव के दिमाग में मुख्य महल की खाकी रूपरेखा दिखाई दी। मुख्य महल की इमारतें गोलों में व्यवस्थित थीं। उनमें से 15 थीं जो 15 मंजिलों के बराबर थीं। ये वास्तव में एक मकड़ी के जाल की तरह लग रहा था। कोर में एक विशाल मुख्य हॉल था। ये महल का दिल होना चाहिए। जैसे ही अर्जुन देव प्रत्येक मंजिल की स्थिति की जांच करने वाले थे, उनके मन में एक तेज दर्द हुआ। मुख्य हॉल का नक्शा उनके दिमाग में लगातार टिमटिमा रहा था। उनके दिमाग को लगा जैसे वो फटने वाला है। अर्जुन देव के भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली। इस मुख्य हॉल का लेआउट वास्तव में कुछ अजीब गठन का पालन करता है। वो केवल स्वयं ही इसकी जांच कर सकता है। सड़क के दोनों ओर कई खुले कमरे थे और अंदर की चीजें खाली हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि जो लोग पहले यहां आए थे वो यहां का खजाना ले चुके हैं।
हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।